नेमी अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके पिता चरण दास वहाँ पर आते हैं। अरे बेटे, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम कहीं खोई खोई सी रहती हो और बचे हुए समय में अपनी उस भैंस मीना के साथ लगी रहती हो। पापा, मीना मेरी भैंस नहीं, मेरी सहेली है। मैं जहाँ भी जाऊँगी उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं होता। कोई भला भैंस को अपने साथ क्यों लेकर जाएगा? वो यहीं रहेगी। नहीं पापा, पर कुछ दिन पहले मैंने तुमको और माँ को मेरी शादी के बारे में बात करते हुए सुना था, तो बस मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, उसके बारे में क्या सोच रही थी? शादी तो तेरी करनी ही है। हर लड़की की एक न एक दिन शादी होती ही है। वो बात नहीं है पापा, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी शहर में हो, क्योंकि शहर में ज्यादा सुख सुविधा होती है। गाँव में इतनी सुख सुविधा कहाँ है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तो बेटा तेरी खुशी का ध्यान तो मुझे रखना ही है ना। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए शहर में ही कोई अच्छा सा लड़का देख लूँगा। अगले दिन चरण दास शहर में जाता है और शहर के पंडित से बोलता है, अरे पंडित जी, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। मैं अपनी लड़की की शादी शहर में करना चाहता हूँ। चरणदास जी, ये आपने बहुत अच्छी बात सोची। वैसे भी गांव में रखा ही क्या है। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम लोग भी सब कुछ बेचकर शहर चले जाओ। पंडित जी, मैंने जितना कहा है आप बस उतना ही कीजिए। मेरी जमीन को बेचने या खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। अरे भाई चरणदास, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। लड़का तो मेरी नजर में है, बहुत पैसे वाले और खानदानी लोग हैं, लेकिन उन्हें हीरे जवाहरात मतलब ज्यादा दहेज चाहिए होगा। पंडित जी, जो भी उन्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मैं उसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आप बस बात आगे बढ़ाइए। अगले दिन पंडित हरी सेठानी के यहाँ जाते हैं। हरी सेठानी, मैंने आपके लड़के के लिए एक लड़की देखी है। लड़की बहुत सुंदर है, पैसे वाली है, पर वो गांव की है। पंडित जी, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा लड़का गांव की लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। सोच समझकर तो बात किया करो। सेठानी देख लो, मेरा कौन सा करोड़ों का नुकसान होगा, तुम्हारा ही होगा। मैं तो तुम्हारा ही फायदा करवा रहा था, अब तुम जैसा ठीक समझो। सेठानी लालच में आकर बोली, पंडित जी, क्या सच में करोड़ों की शादी होगी? लड़की क्या सच में बहुत सारा दहेज लेकर आएगी? हाँ हाँ, मैंने सब चीज की पहले ही बात कर ली है। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, मैं कुछ भी करके अपने बेटे को मना लूंगी। आप बस बाद में अपनी बात से इनकार मत करना। हरी सेठानी रात में अपने बेटे को सारी बात बताती है। फिर उसका बेटा कहता है, माँ, मैं गांव में शादी नहीं करूंगा। आपको क्या शहर में कोई लड़की मेरे लिए नहीं मिली जो आप गांव की गवार लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हो? बेटा, मेरी बात तो सुन। देख, हमें सिर्फ उस गांव की लड़की से मान लेना है। उसके बाद तू जैसा करना चाहे कर सकता है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। सेठानी की बात सुनकर उसका बेटा कहता है, वाह माँ, तुमने क्या तरकीब सोची है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नेमी की शादी सेठानी के लड़के सुरेश के साथ हो जाती है और उसे दहेज में बहुत सारी दौलत भी मिलती है। विदाई के समय सुरेश की माँ कहती है, देखो जी, हमारे घर की रीत है कि दुल्हन डोली में ही जाएगी, तो आप अपनी बेटी को डोली में ही भेजना। वैसे ये भैंस क्यों सजा रखी है? क्या इसको भी विदा करने वाले हो? हाँ, हमारी बेटी अपनी भैंस के बिना नहीं रह पाएगी, इसीलिए हम इसकी भैंस को भी इसके साथ ही भेजेंगे। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है और शहर में इन्हें रखने की जगह भी नहीं होती। इस पर नेमी का पति बोलता है, अरे माँ, कुछ ही देर की तो बात है, कर लेने दो इन्हें अपने मन की। आप लोग नेमी को डोली में बैठाकर भेज देना और हम तब तक कार से चलते हैं। नेमी आ जाएगी। नेमी डोली में बैठकर चलने लगती है। डोली के साथ साथ उसकी भैंस भी चलती रहती है। फिर डोली वाले ने डोली को एक घर के सामने रख दिया। बहुरिया उतर जाओ, घर आ गया। नेमी घर के दरवाजे को देखकर कहती है, क्या ये सुरेश का घर है? पता नहीं बहू, हमें तो यही पता दिया गया था। नेमी जाकर बेल बजाती है। तभी एक औरत आती है। कौन सुरेश? ये तो मेरा घर है। मेरी आज ही शादी हुई है और शायद मुझे लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। मुझे तो गांव का रास्ता भी नहीं मालूम है। अब मैं क्या करूँ? अगर आप चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। नहीं नहीं, ऐसे मैं किसी के घर में नहीं रुक सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। फिर नेमी कुछ दूर अपनी भैंस को लेकर चलती है। तभी उसे एक पार्क दिखाई देता है, तो वो उस पार्क में जाकर बैठ जाती है। नेमी की भैंस घास चरने चली जाती है और वहाँ पर चरते चरते गोबर कर देती है। अरे
ये तूने क्या किया? अब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो तुझे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। नीमी फिर एक तरकीब सोचती है और अपनी भैंस का दूध निकालकर पार्क में मौजूद कर्मचारी को दे देती है। ऐसे ही 1-2 दिन वो अपना गुजारा कर लेती है। फिर अचानक ही शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फिर नीमी एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ भाई? सब लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्या बात है? बहन जी, आप भी यहाँ से जल्दी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, बाढ़ आने वाली है। क्या बाढ़? पर मैं अपनी भैंस को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, अब क्या होगा? नीमी बहुत परेशान थी। बाढ़ का पानी तेजी से उनके शहर की तरफ बढ़ रहा था। तभी नीमी की भैंस झुक जाती है। नीमी को समझ आ जाता है कि उसकी भैंस उससे क्या कहना चाहती है। मीना, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? फिर नीमी अपनी भैंस के ऊपर बैठ जाती है और भैंस बहुत तेज दौड़ने लगती है। बाढ़ का पानी काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। मीना, पानी तो हमारे नजदीक आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नीमी की भैंस ने हार नहीं मानी, मानो वो आज अपनी वफादारी सिद्ध कर रही थी। फिर वो नीमी को लेकर पास वाले ऊंचे पहाड़ पर चली गई। थैंक यू मीना, आज तुमने हम दोनों की जान बचा ली। नीमी अपनी भैंस का दूध पीकर रात काट लेती है। अगली सुबह वो अपनी भैंस के साथ जाकर शहर की हालत देखती है तो सब बर्बाद हो चुका था। लोग सड़कों पर पड़े थे। तभी एक औरत उनके पास आती है। बहन जी, क्या आप मुझे अपनी भैंस का थोड़ा दूध दे देंगी? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और बाढ़ के कारण सब बर्बाद हो गया। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये लो। नेमी उस औरत को एक गिलास में दूध दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे। नेमी वहीं एक पेड़ से अपनी भैंस को बांध देती है और खुद भी घास लकड़ियों से अपना घर बना लेती है। फिर उसके पास और लोग आने लगते हैं और उससे दूध लेने लग जाते हैं। बदले में उसे पैसे भी देते हैं। ये काम तो बहुत ही सही है, मैं दूध बेचकर पैसे कमा लेती हूँ। फिर नेमी की उस दिन की कमाई शाम तक 500 रुपए हो जाती है। फिर नेमी पैसे इकट्ठा करने लगती है और कुछ समय बाद अपने लिए किराए पर घर ले लेती है और फिर कुछ और भैंसे भी खरीद लेती है और डेयरी शुरू कर देती है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन उसकी डेयरी पर उसका पति दूध लेने के लिए आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अभी तक तुम अपने गांव चली गई होंगी, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतना अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। नेमी अपने पति को कोई जवाब नहीं देती। फिर उसका पति अपनी माँ को सब बता देता है। नेमी की शानो शौकत देखकर उसकी सास उसके पास आती है। बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज देख, बाढ़ के कारण हमारा सब कुछ चला गया। भगवान ने हमें अपने किए की सजा दे दी है। चल बहू, अपने घर चल। तुम लोग धोखेबाज हो और आज भी अपने लालच के लिए मेरे पास आए हो। चले जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नेमी की सास अपना मुंह बनाकर वापस चली जाती है और नेमी अपने कारोबार को और आगे बढ़ा लेती है। राहुल अपनी माँ को आवाज लगाते हुए घर में घुसता है। माँ, माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? घर के काम भी आराम से नहीं करने देता है। हाँ बोल, क्या बात है? माँ देखो, मैं किसको लेकर आया हूँ। अब पहेलियाँ मत बुझा। माँ, मैं आपकी बहू लाया हूँ। आप मुझे हमेशा बोलती थी कि तू शादी कब करेगा। लो, मैंने कर ली शादी। अच्छा, ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया है। मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी है। दिखा तो मेरी बहू कैसी है। वाह बेटा, बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। इतनी सुंदर बहू आखिर लाया कहाँ से? माँ, मुझे फेसबुक पर मिली। फेसबुक पर ये मेरी फ्रेंड थी और अब हमने शादी कर ली है। अरे बहू रानी, जरा अपनी आवाज तो सुनाओ, मैं भी तो सुनूं अपनी बहू की सुरीली आवाज। दी मादी, मेरी आवाज बहुत थुलीली है। सब कहते हैं कि मैं थुलीला बोलती हूँ। चित्रा शिखा की आवाज सुनकर घबरा जाती है और राहुल से पूछती है, अरे ओ राहुल, ये कौन सी बला उठा लाया है? और हाँ, ये तो सुरीली नहीं, तोतला बोलती है। पता नहीं किस कर्म जले ने तुझे बोल दिया कि तू सुरीला बोलती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। माँ, रोती क्यों हो? कितनी तो सुंदर बहू लाया हूँ। सुंदर बहू का क्या अचार डालूं? जब ये सबके बीच में बोलेगी तो आस पड़ोस वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी शिखा अपना घूंघट हटाकर बोलती है, मादी, तो ही आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं किसी से थामने मुंह नहीं खोलूंगी। जैसे ही चित्रा शिखा को अपने सामने बोलता हुआ देखती है, चित्रा एकदम से चिल्लाने लगती है,
हे भगवान, ये तो तोतली होने के साथ साथ दत्तल भी है। और क्या क्या खोट है तुझमें, जरा चल के दिखा दे, कभी लगड़ी भी हो तू। मादी ऐसा क्यों बोलती हो? मैं बिल्कुल हिली नहीं देती तलती हूँ। हाँ, एक तू ही तो है पूरी दुनिया में विश्व सुंदरी। हाँ मादी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हो जा। अरे ये मेरी जुबान को क्या हो गया, मैं क्यों तुतला कर बोलने लगी। हे भगवान, अभी तो इसे आए कुछ देर भी नहीं हुई है, अभी से इसने मेरा दिमाग चकरा दिया है। एक तो तोतली और ऊपर से दांत ऐसे जैसे कि जेसीबी आई हो कहीं किसी के घर की नींव खोदने। मादी नींव तो खोदूंगी, लेकिन किसी ते घरती नहीं, आप ते घरती खोदूंगी। मतलब मैं आप थे खानदान तो जल्दी ही पोता दूंगी। तू चुप हो जा मेरी माँ, तुझे आए हुए देर नहीं हुई है, पोता देगी। राहुल चुपचाप शिखा को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर शिखा रोने लगती है। मादी मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। कोई बात नहीं शिखा, उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएंगी। अगली सुबह चित्रा आवाज लगाती है, ए महारानी, सोती ही रहेगी या उठना भी है अब? मादी आपने मुझे आवाज लगाई तो क्या काम है? देख, अब मेरा बेटा तुझे ब्याह करके ले ही आया है, तो मुझे भी तो अपने रीति रिवाज निभाने होंगे। आज तेरी मुंह दिखाई है, जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, याद रखियो, ना तो किसी के आगे मुंह खोलना और ना ही हंसना। अपनी ये सुरीली आवाज और अपने ये जेसीबी जैसे दांत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दे। ठीक है मादी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। शिखा अच्छे से तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी उसे चित्रा देखती है। ये कितनी सुंदर है, लेकिन जब मुंह खोलती है तब तो राम ही बचाए इससे। मादी मैं तैथी लग रही हूँ, थबापती बहू तो देखते ही रह जाएंगे। देखना तो सही है, लेकिन कहीं सुन लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। शिखा मायूस हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। तभी पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं है। रंग तो देखो, ये एकदम मोती जैसा है। फिर दूसरी पड़ोसन भी शिखा का घूंघट उठाकर देखती है। अरे वाह, सच में ही बहुत सुंदर बहू है जीजी। बस बहन, बच्चे आप में एक दूसरे को पसंद करते थे तो जल्दी जल्दी में शादी कर ली। फिर सब आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। वहीं शिखा बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उसे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। जो कोई भी उससे कुछ पूछता, या तो चित्रा उसकी बातों का जवाब देती या फिर शिखा खुद गर्दन हिलाकर जवाब दे देती। तभी एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोलती है, तुमने देखा, चित्रा अपनी बहू को बिल्कुल बोलने नहीं दे रही है, लगता है डरा कर रखा हुआ है। अरे ये तो है ही तेज, पहले बेटे को उंगलियों पर नचा कर रखती थी, अब बहू पर हुक्म चलाएगी। खैर हमें क्या है। ऐसे ही कुछ देर के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद चित्रा शिखा से बोलती है, ए तोतली, चल अब शाम को कुछ खाने को भी बना लियो, लगे हाथ तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। दी मादी। सत्यानाश हो, बस तू बोला मत कर, मुझसे तो तू बस मुंडी हिलाकर ही बात किया कर। शिखा अपनी सास की जली कटी सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है और शाम होते ही शिखा किचन में खाना बनाने जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर गाजर छीलने वाला पीलर नहीं मिलता है। मादी मादी। हे भगवान, ये इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? बाहर किसी ने सुन लिया तो? क्या है री तोतली, क्यों इन पावड़े जैसे दांतों को दिखा दिखा कर चिल्ला रही है? मादी वो मुझे गाजर छीलने वाला मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो अपने दांतों से छील ले। चित्रा शिखा को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मैं इतनी बुली हूँ क्या? ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना तो चित्रा अपनी बहू शिखा को कहीं बाहर जाने देती है और ना ही किसी को अपने घर आने देती है। एक दिन, अरे मुझे लगता है ये अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती है। देखा नहीं, जब से बहू आई है तब से बहू की जरा सी भी आवाज नहीं सुनी है। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस को बता देना चाहिए, तब जाकर इसको पता चलेगा बहू पर जुल्म करने का नतीजा। दोनों पड़ोसन पुलिस को फोन कर देती हैं। पुलिस चित्रा के घर पर पहुंच जाती है। हमने सुना है तुम अपनी बहू पर अत्याचार करती हो, बुलाओ अपनी बहू को।
अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हमें मत समझाओ, अपनी बहू को बुलाओ। शिखा, ओ शिखा बेटी, जरा इधर आना। अले आज मादी तो भले प्याल से बुला रही है। अरे ओ शिखा बेटी, जरा बाहर आ बेटा। शिखा बाहर आ जाती है। हमने सुना है आपको आपकी सास बहुत परेशान करती है। शिखा गर्दन हिलाकर मना कर देती है। गर्दन मत हिलाओ, अगर कोई बात है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शिखा फिर से गर्दन हिलाकर मना कर देती है। मुझे लगता है ये अपनी सास से बहुत डर रही है। ये कुछ नहीं बताएगी। इसकी सास को ही पुलिस स्टेशन ले जाकर डंडे लगाने पड़ेंगे 4। अपने आप ही सारा सच बता देंगी। जैसे ही महिला पुलिस चित्रा को पकड़कर ले जाने लगती है, वैसे ही शिखा एकदम से चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मादी को तई मत ले दाओ। मेरी मादी बहुत अच्छी है। बल्कि ये तो मेरी बेइज्जती से बचने के लिए मुझको किसी के सामने बोलने नहीं देती, ताकि किसी को पता न चल जाए कि मैं तोतली हूँ। अच्छा, तोतली हो तुमने घूंघट क्यों किया हुआ है? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है? ना बाबा ना, मेरी छाछ तो तभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं चलती है। फिर मानना तो बहुत दूर की बात है। ये देखो थल, मेरे आधे थे 2 दांत कितने बले है। ये मेरे दांत है, तो ही मेरा मदात ना उड़ाए। इसीलिए मेरी छातू माँ मुझे हमेशा ढूंढत में रखती है। वाह चित्रा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और हम माफी चाहते हैं, हमने आपको परेशान किया। पुलिस के जाने के बाद चित्रा भागकर अपनी बहू शिखा को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। मादी, आप तो मेरी माँ हो। मैंने तभी अपनी माँ तो नहीं देखा, लेकिन जब इस धल में आई तो मैंने आप तो माँ मान लिया था। उस दिन के बाद चित्रा और शिखा एक माँ और बेटी के जैसे रहने लगते हैं।